पिछले क्लास से हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था अपने मेंस के सिलेबस फिजिक्स सेक्शन का। पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक्स के बारे में स्टडी किया, चार्ज के बारे में बात किया था। आज उसी टॉपिक से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम चार्ज के बारे में जो चर्चा कर रहे थे कि सबसे छोटा पार्टिकल जिससे हम चार्ज की अवधारणा को समझे और चार्ज के बारे में हम शुरुआती रूप से आगे बढ़े थे वो था इलेक्ट्रॉन। तो जब आवेश की बात करते हैं, आवेश को हमने रिप्रेजेंट किया था Q से, चाहे कैपिटल Q, स्मॉल q, किसी से भी आप रिप्रेजेंट करो। चार्ज की बात करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम्ब होता है। और इसी पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी हमने सॉर्ट आउट किया था, यदि उस प्रश्न को आप लिखना भी चाहेंगे। हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में मैंने बताया था और पुनः उसको 2 मिनट फिर से डिस्क्राइब कर रहा हूं कि मान लो कभी ऐसा प्रश्न आ गया आपके सामने कि एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी जिससे कि आवेश की मात्रा 1 कूलम्ब तक पहुंच सके या 1 कूलम्ब हो सके, तो हम कैसे उसको निकालेंगे। तो वो जो प्रश्न है उस प्रश्न का सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से रहेगा। जब हम उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, प्रश्न यदि आप लिखना चाहे तो लिख लेंगे 1 कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। ये एक प्रकार का प्रश्न है। अब उसका सॉल्यूशन ऐसा है कि चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम्ब, या हम ऐसा कर सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन होता है। देयरफॉर 1 कूलम्ब इज इक्वल टू कितना होगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन। आप यहां देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैंने माइनस का साइन लगाया है। उसका कारण यह है इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उस आवेश की प्रकृति ऋणात्मक होती है, और इसके बारे में इसकी खोजबीन किसने की थी, सर जे थॉमसन ने की थी। और इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब भी आवेश होता है। इसके बारे में जानकारी मिलिकन्स ने दिया था। मिलिकन्स ने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में इसके बारे में बात किया था, जिक्र किया था। अब हम देखते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम्ब चार्ज होता है, अर्थात 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 1 कूलम्ब में ये पूरा डिजिट इधर आके आपका डिवाइड हो गया 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये इलेक्ट्रॉन हो गया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू मिलेगा आपको 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अर्थात आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये सभी एग्जाम में संभवतः पूछा जाता है। 1 कूलम्ब में 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ये जो संख्या आप जो देख रहे हैं 10⁻18 के रेंज पर जो आप संख्या देख रहे हैं, इसमें 6.25 इंटू 10⁻18, ये जो वैल्यू है ये कितना होगा, ये हजार करोड़ इस टाइप का ये डिजिट है, इतना बड़ा डिजिट है। अर्थात आप देखिए कि इतने 1000 करोड़ इलेक्ट्रॉन जब मिलते हैं तब कहीं जाकर 1 कूलम्ब आवेश बनता है। तो ये इस बात को भी सिद्ध करने के लिए आवश्यक है, या एक सिद्ध हेतु एक बिंदु मिल जाता है कि इलेक्ट्रॉन कितनी छोटी इकाई है, इलेक्ट्रॉन कितना छोटा कण है, इस बात को बताने के लिए। या हमको ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन का आकार कितना होगा तो हम इससे समझ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के ऊपर। जब आवेश की प्रकृति की हम बात करते हैं या नेचर ऑफ चार्ज की हम बात करते हैं, तो आवेश की प्रकृति कैसी होती है, आवेश की प्रकृति क्या है। अगला हेडिंग आप डालते हुए चलेंगे, आवेश की प्रकृति क्या है। प्रकृति, आवेश की प्रकृति या नेचर ऑफ चार्ज आप इसे कह सकते हैं। नेचर ऑफ
चार्ज। पहला जो चीज होता है, पहला जो है सजातीय आवेश, सजातीय आवेश। हालांकि इससे पहले एक और बात, चार्ज के प्रकार कितने होते हैं, तो जब हम प्रकार की बात करते हैं इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज जो होता है वो चार्ज हम इलेक्ट्रॉन के रूप में लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज जो होता है हम वो प्रोटॉन के रूप में लेते हैं। प्रोटॉन को ही 1e लिख देते हैं और इसके ऊपर कुछ नहीं बनाते या प्लस का साइन लिख देते हैं। ये दोनों का तात्पर्य एक ही होता है, चाहे मैं p लिखूं अर्थात प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव साइन लगाऊं, ये भी प्रोटॉन को क्या करता है, निरूपित करता है, बताता है। जबकि इलेक्ट्रॉन की जब बात करते हैं तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। दोनों में आवेश की मात्रा एक ही होती है, इस पर आवेश की मात्रा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और इस पर भी जो आवेश की मात्रा होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम भी होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन की बात करें या प्रोटॉन की बात करें। शर्त सिर्फ यह है कि इसकी जो प्रकृति होती है वो ऋणात्मक है, इसकी जो प्रकृति होती है ये प्रकृति धनात्मक के रूप में होती है। अब आवेश के प्रकार हमने देखा, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश हम इलेक्ट्रॉन के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं और धनात्मक आवेश प्रोटॉन के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। तो जब प्रकृति की हम बात करते हैं, नेचर ऑफ चार्ज के ऊपर चर्चा करते हैं, तो पहला है सजातीय आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित अर्थात इसका मीनिंग होता है रिफ्लेक्ट करना। सजातीय मीन्स सेम चार्ज, सिमिलर चार्ज। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, इसका मतलब सजातीय आवेश का तात्पर्य क्या है कि प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। दोनों के बीच जो बल लगता है वो प्रतिकर्षण का होता है, एक दूसरे को अपने आप से दूर करने का प्रयास करते हैं। तो पहली प्रकृति है सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और सजातीय आवेश का तात्पर्य है कि दो आवेश जिनकी प्रकृति या तो धनात्मक धनात्मक हो या उनकी प्रकृति ऋणात्मक और ऋणात्मक हो, ये पहली प्रकृति थी। दूसरा जो हम चर्चा करते हैं वो है विजातीय आवेश। विजातीय आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं, आकर्षित मतलब हो गया अट्रैक्ट करना। अब विजातीय का तात्पर्य क्या है कि कोई जगह जहां प्लस और माइनस चार्ज एक साथ रखा हो या माइनस और प्लस चार्ज एक साथ रखा हो। देखिए ये दोनों की प्रकृति अलग अलग हो गई अब, इसीलिए इसको विजातीय बोला गया या अपोजिट चार्ज बोला गया। सजातीय मतलब हो गया आपके पास सिमिलर और विजातीय का मतलब हो गया आपके पास सेम चार्ज। विजातीय आवेश, सॉरी ये अपोजिट होगा, विजातीय आवेश अर्थात अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, या विजातीय आवेश एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करते हैं, इसके बारे में बात हुआ। हालांकि जब ये दो प्रकृति की बात करते हैं तो इन दो प्रकृति के लिए फिर एक गणितीय निरूपण आता है, उस गणितीय निरूपण को हम कूलम्ब्स लॉ के नाम से जानते हैं और उसको हम इसके अगले टॉपिक में ही स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तीसरा जो है योज्यता का नियम, योज्यता का नियम, इसका तात्पर्य क्या है? योज्यता का नियम लॉ ऑफ एडिशन इसको बोला जाता है। लॉ ऑफ एडिशन का तात्पर्य यह होता है कि मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सिस्टम है, कोई एक जगह है और उस जगह में मान लेते हैं कि ये इस प्रकार से कोई जगह है। अब इस जगह में बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं अलग अलग बिंदु पर। इस बिंदु पर हो सकता है 1 कूलम्ब आवेश है, इस बिंदु पर हो सकता है 3 कूलम्ब है, इस बिंदु पर हो सकता है -5 कूलम्ब है, इस बिंदु पर हो सकता है -2 कूलम्ब, इस बिंदु पर अपन ले लेते हैं हो सकता है 6 कूलम्ब हमने आवेश ले लिया। अब बोला जाएगा कि ये एक जो वस्तु है उस वस्तु के सतह पर अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग आवेश की मात्रा मौजूद है। तो योज्यता का नियम यह कहता है कि यदि यह वस्तु एक ही है तो इस वस्तु पर कुल आवेश की जो मात्रा होगी, ये कुल आवेश की मात्रा विभिन्न विभिन्न जो आवेश हैं इन सभी आवेश के योग के बराबर होगी। और ये जो योग होगी ये सिंपल गणितीय योग की हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल अरिथमेटिक एडिशन की बात कर रहे हैं। हालांकि मन में ये प्रश्न आएगा कि योग तो एक ही होता है, तो ऐसा नहीं है।
एल्जेब्रिक एडिशन और वेक्टर एडिशन दो अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती है। ये भी भौतिक का ही विषय है। चूंकि वेक्टर एडिशन के ऊपर अभी हमें चर्चा नहीं करना है, जब हम धारा की बात करेंगे तब हम सदिश योग की बात करेंगे। ये जो योग हो रहे हैं केवल अदिश योग है या नॉर्मल जोड़ की हम बात करते हैं, सिंपल जो हम दो राशि तीन राशि को जोड़ते हैं। अब देखिए ये जो है ये मान लेते हैं, अच्छा आवेश Q1 हुआ, ये आवेश Q2 है, ये आवेश Q3 है, ये आवेश Q4 और इस आवेश को हमने Q5 लिया। अब एक ही समतल पर या कोई एक सिस्टम है या कोई एक वस्तु है, कोई एक बॉडी है, उस बॉडी पर 5 अलग अलग प्रकार के आवेश मौजूद हैं अलग अलग बिंदु पर। मगर यदि ये वस्तु एक है तो इस पूरे वस्तु पर कितने आवेश मौजूद होंगे, तो उसको किससे दिया जाता है, उसकी गणना की जाती है लॉ ऑफ एडिशन से या योज्यता का जो नियम है उससे किया जाता है। और यह नियम कहता है कि किसी भी वस्तु की कुल उस वस्तु में उपलब्ध कुल आवेश की मात्रा उसके अलग अलग बिंदुओं पर उपलब्ध आवेश की मात्रा के योग के बराबर होता है। अर्थात Q का मान Q1, Q2, Q3 इन सब के योग के बराबर है। तो इसमें देखिए इसके यदि टोटल यदि आपको क्या निकालना है, आवेश निकालना है, तो इसमें टोटल आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी, इस पर टोटल आवेश की मात्रा हो जाएगी Q1 है 1 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस 5 कूलम है, मगर उसका चिन्ह क्या है, ऋणात्मक है। इसका साइन आपका प्लस में है, इसका भी साइन प्लस में है, मगर तीसरे वाले का जो चिन्ह है आप देखेंगे इसमें कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, ऋणात्मक चिन्ह लगा है। चौथे का जो है उसमें भी ऋणात्मक लगा है, प्लस करके इसको -2 रख देंगे और ये जो है 6 कूलम है। अब सबको आप क्या कर देंगे, जोड़ दीजिए। 3 और 1 4, 4 और 6 हो गया 10 कूलम, 5 और 2 7 कूलम, इसका चिन्ह ऋण है तो ये हो गया माइनस, और 10 में से 7 गया कितना हो गया 3। तो इसका तात्पर्य यह है कि ये जो सिस्टम है हमारे पास, इस सिस्टम में कुल उपलब्ध आवेश की मात्रा केवल और केवल कितनी है, 3 कूलम है। तो ये योज्यता का नियम के बारे में बात किया हमने। अब इसके बाद जो नियम आता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है और उस महत्वपूर्ण नियम को हम कुछ उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। वो नियम क्या है, उस नियम को बोला जाता है आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगला जो है चौथा जो नियम हम बात कर रहे हैं वो है आवेश का क्वांटीकरण, बोला जाता है इसको इंग्लिश में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होगा या आवेश का क्वांटीकरण क्या होगा या इससे हम क्या समझते हैं। जैसे देखिए आवेश जैसी कोई चीज नहीं होती, परिभाषा में ही हमने इस चीज को देखा था कि यदि हम आवेश की बात करते हैं, आवेश क्या है, तो हमने क्या लिखा था, आवेश एक प्रकार का प्रभाव है। और यह प्रभाव कब उत्पन्न होता है, जब एक वस्तु को किसी दूसरे वस्तु के ऊपर हम रगड़ते हैं, फ्रिक्शन करते हैं। इस प्रकार से जो प्रभाव दोनों सतह पर उत्पन्न होता है वह प्रभाव ही हम लोगों का आवेश कहलाता है। मगर यह प्रभाव क्यों उत्पन्न हुआ, किसी भी परमाणु के बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है उस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण, अपने स्थान परिवर्तन करने के कारण किसी जगह पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा हो जाती है और किसी जगह इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो जाती है। तो जहां इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा हुई हमने बोल दिया यहां ऋण आवेश ज्यादा है, और जहां इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हुई वहां हमने बोल दिया यहां धन आवेश ज्यादा है। और इन्हीं के आधार पर तो आवेश के 2 प्रकार लिखे थे हमने, धनात्मक और ऋणात्मक। तो आवेश वास्तव में क्या है, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति या इलेक्ट्रॉन की कमी, यही तो हमारा इलेक्ट्रॉन को आवेश को बता रहा है। यदि मैं इलेक्ट्रॉन की कमी की बात करता हूं, इसका तात्पर्य होता है कि वहां प्रोटॉन की उपस्थिति ज्यादा है या नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तुलना में ज्यादा है, इसलिए धनात्मक प्रकृति उस जगह पर वरीयता प्राप्त है उसको। तो आवेश जैसा कुछ नहीं होता। वास्तव में जो आवेश होता है, यह आवेश हमेशा किसी भी स्थान पर मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर ज्ञात की जाती है, संख्या के आधार पर। आवेश जैसा कुछ नहीं होता, जहां इलेक्ट्रॉन मौजूद है वहां आवेश है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जिस आवेश को हम यहां Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका तात्पर्य यह है कि कहीं भी आप जब
आवेश की बात करोगे अर्थात वहां पर कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन की संख्या मौजूद है, हम इसकी बात करते हैं। तो इसका तात्पर्य हो, जैसे कि देखिए 1 कूलम्ब आवेश की हमने बात किया, तो 1 कूलम्ब आवेश में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अब देखिए इतने 10 की घात 18 के रेंज में इलेक्ट्रॉन जब मौजूद हैं एक जगह पर, तो उस जगह के वैल्यू को यदि हम ऐसा कहते हैं कि किसी जगह पर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इसको कहना कठिन है, तो उसकी तुलना में हम ये बोल देंगे उस जगह पर 1 कूलम्ब आवेश मौजूद है, ये कहना ज्यादा आसान होगा। तो आवेश कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी ही या इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी के कारण जो प्रभाव उत्पन्न होता है वही, उसे ही हम क्या कहते हैं, आवेश के नाम से जानते हैं। अब जब हम कोई भी आवेश की बात कर रहे हैं, तो इस आवेश को, जैसे ये 1 कूलम्ब, ये 1 कूलम्ब को हमने क्या मिला, ये आवेश है, तो इस आवेश को मैंने Q से रिप्रेजेंट किया। ये जो मान जो देख रहे हैं हम 6.25 इंटू 10⁻18, ये क्या है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये एक गणितीय अंक है, एक प्राकृतिक नंबर है। यहाँ दशमलव देखकर आप इसे ये ना समझे कि यह प्राकृतिक नंबर नहीं है। मान लेते हैं कि इस दशमलव को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये 10 की घात 16 हो जाएगा, बस अंतर इतना ही है। दशमलव लगा दूंगा तो 10 की घात 18, और दशमलव को मैंने हटा दिया तो 10 की घात 16, मतलब 625 और उसके आगे में 16 जीरो रहेंगे, तो ये भी तो एक प्राकृतिक संख्या है, ये अपने आप में पूर्ण संख्या भी है, ये एक इंटीजर भी है, पूर्णांक संख्या भी है। तो ये एक नंबर है, इस नंबर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, n से, और उसके बाद यहाँ क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन, तो इसके जगह हमने रखा n और इलेक्ट्रॉन की जगह हमने रखा e। तो ये जो एक रूप बना, इस रूप को आप ध्यान से देखें कि कोई भी आवेश को हमेशा, दुनिया में मौजूद कोई भी आवेश, इस आवेश को हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण संख्या गुणक के रूप में लिखा जाता है। पूर्ण संख्या गुणक का तात्पर्य यह है कि किसी भी जगह का आवेश जो होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, या तो 1000 इलेक्ट्रॉन का आवेश लिख सकते हैं। मगर आप देखेंगे 1 है, 2 है, 3 है, 1000 है, ये सभी संख्याएं क्या है, ये पूर्ण संख्याएं हैं। आप कभी ये नहीं बोल सकते कि किसी स्थान पर इलेक्ट्रॉन की कोई आवेश जो है, हम ये नहीं कह सकते कि किसी जगह पर आवेश की मात्रा 3.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। आप देखेंगे यदि हमने इस प्रकार का शब्द इस्तेमाल किया, तो इलेक्ट्रॉन का लिखने का जो तरीका है, क्या यह सही होगा? आवेश या तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश है। क्या ऐसा संभव है कि आवेश 3.5 इलेक्ट्रॉन या 3.5 इलेक्ट्रॉन का आवेश हो किसी जगह पर? 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब वहां 1 इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी है, 2 इलेक्ट्रॉन का तात्पर्य वहां 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यदि 3.5 इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, इसका मतलब क्या होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और आधा इलेक्ट्रॉन और मौजूद है। मगर क्या यह संभव है कि इलेक्ट्रॉन को और टुकड़ों में विभाजित किया जा सके? यह असंभव है, इसे नहीं तोड़ा जा सकता। अर्थात इलेक्ट्रॉन हमेशा एक होगा, आधा, पौन, 1.5, 2.5, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन कभी नहीं हो सकता। इसका सिंपल से मीनिंग है कहने का, इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी इन होल नंबर फॉर्म, इट विल नेवर बी इन फ्रैक्शनल नंबर। कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म पे इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं हो सकती। तो ये जो बात हम कर रहे हैं कि आवेश का जो मान है Q = 3.5 इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा गलत होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव चीजों में, जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं ले लेता हूं यहां इस जगह पर। ये हम बात करते हैं कि जैसे कोई आवेश है, इस आवेश का मान क्या कभी 1.25 इलेक्ट्रॉन हो सकता है? क्या आवेश का मान 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है? क्या आवेश का मान 975.23 इलेक्ट्रॉन ऐसा हो सकता है? पूछ देगा कि इनमें से कौन सा रूप सही है लिखने के लिए।
तो हम देखेंगे कि इसमें केवल ये जो रूप जो लिखा गया है केवल यही एक सही है। क्यों? इलेक्ट्रॉन के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हुआ है 10, ये अपने आप में पूर्ण संख्या है। ये अपने आप में पूर्ण संख्या नहीं है, दशमलव के रूप में है। ये अपने आप में पूर्ण संख्या नहीं है, ये दशमलव के रूप में है। तो आवेश का क्वांटीकरण, इस शब्द का तात्पर्य यही हुआ कि जो भी आवेश मौजूद होता है वो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण मौजूद होता है, और किसी भी स्थान पर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे वो हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में उपस्थित होंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी भी आधा या पौन के रूप में नहीं हो सकते। इसी कारण इसको लिखा गया, ये हमेशा एक क्वांटम या क्वांटाइजेशन के रूप में मौजूद होता है। और क्वांटाइजेशन का तात्पर्य यहाँ पर सिर्फ यही है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी भी फ्रैक्शन पे नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी भी टुकड़ों में नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा और हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में मौजूद होगी। तो आवेश के क्वांटीकरण को आप किस तरीके से परिभाषित करेंगे? आवेश के क्वांटीकरण को आप ऐसे हम परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी जगह पर मौजूद आवेश की मात्रा उस जगह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन के पूर्ण संख्या गुणक के रूप में दर्शाई जाती है। किसी भी जगह पर मौजूद आवेश या उपलब्ध आवेश की मात्रा वहां उपस्थित इलेक्ट्रॉन के पूर्ण संख्या गुणज या गुणक के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, चार्ज विल ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड इन होल नंबर मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है या आवेश का क्वांटीकरण है। ये इसके बारे में बात हुई। ये एक छोटा सा टॉपिक था इस वीडियो को लेकर। मैं पुनः आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो बातें हम पढ़ रहे हैं, हालांकि इसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके पहले और दूसरी जो प्रकृति थी सजातीय एवं विजातीय आवेश, आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में। तो ये बल का एक रूप है और कितने बल लगते हैं, इसका गणितीय रूप क्या है, तो ये कूलम के नियम में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। मगर एक बात है कि आप लोगों के पास में एक बुक अवश्य होना चाहिए। आप क्लास 10th की बुक या क्लास 12th की बुक अपने हाथ में जरूर रखें, क्योंकि लेक्चर को पढ़ने के बाद जब आप बुक को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ क्या लिखा हुआ है। हो सकता है इस लेक्चर को देखने से आपको 50 से 70% तक के कंटेंट समझ में आए, और इसके बाद जब आप बुक को पढ़ेंगे तो हो सकता है वो कंटेंट 90% तक पहुँच जाए आपको समझने के लिए। पहली बात। दूसरा चीज़ ये है कि हर ये एक एक जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं, इन सभी टॉपिक का PDF मैंने अपलोड कर दिया है, और उस टॉपिक वाइज आप उसे देखते हुए चले, अर्थात वीडियो देखें और साथ ही साथ PDF को देखकर आप अपने नोट्स को भी प्रिपेयर करते हुए जाएं। तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये सिलेबस सिर्फ और सिर्फ PSC मेंस के लिए उपयोगी नहीं है। ये असिस्टेंट फॉरेस्ट, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस जैसे कि असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हो गया या रेंजर हो गया, इन टाइप के वैकेंसीज के लिए भी फिजिक्स का बहुत ही बड़ा वेटेज होता है उस एग्ज़ाम के लिए, और ये सभी महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए भी सब्जेक्टिव नॉलेज का होना बहुत आवश्यक है। जब तक आपके पास में सब्जेक्टिव नॉलेज सही तरीके से नहीं होगा, आप ऑब्जेक्टिव नहीं बना सकते। और वैसे तो बोला जाता है कि तैयारी करने के लिए, एक अच्छा तैयारी करने के लिए पहले सब्जेक्ट पढ़ो, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाओ, फिर सब्जेक्टिव पढ़ो। तो ये जो ट्रिपल लेयर जो स्टडी का जो कॉन्सेप्ट रहता है, ये बहुत सारे फंडामेंटल या कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलता है, और इसी में जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हम सफलता के नज़दीक पहुंचते जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे, और जितने भी देख रहे हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।